Hello students, welcome back to company law class. Students, in our previous lectures we had already discussed about real profits, divisible profits, and then in this topic we will discuss about investor education and protection fund. लास्ट वीडियो में हमने अनपेड डिविडेंड या अनक्लेम्ड डिविडेंड से रिलेटेड प्रोविजंस को भी स्टडी किया था. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड से रिलेटेड प्रोविजंस को. हमने जब पिछले लेक्चर में अनपेड डिविडेंड की बात की थी, जब हमने कहा था कि कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर तो कर देती है लेकिन पे नहीं करती, या फिर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर भी कर दिया लेकिन कंपनी तो पे करने को तैयार है, कोई शेयर होल्डर उसके लिए क्लेम प्रेजेंट नहीं करता, तो उसको हमने अनक्लेम्ड डिविडेंड कहा था. ऐसे डिविडेंड को 7 ईयर्स के बाद या तो वो पे ना हुआ हो या फिर उसके लिए कोई क्लेम ना हुआ हो, तो कंपनी केंद्र सरकार की यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से ऐसे डिविडेंड वाले अमाउंट को एक पर्टिकुलर फंड में ट्रांसफ़र करती है. उस फंड का नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. ये फंड आपके विनियोगकर्ताओं को शिक्षित करता है और उनके हितों की रक्षा करने के लिए फंड बनाया गया है, ताकि अगर कोई शेयर होल्डर टाइमली अपने डिविडेंड के क्लेम को प्रेजेंट नहीं कर पाया था, तो वो बाद में इस फंड में से अपने अमाउंट को लेने के लिए क्लेम कर सकता है. इसीलिए ये फ़ंड बनाया जाता है. ये फ़ंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर बनेगा. सेक्शन 125 के अंडर इससे रिलेटेड प्रोविज़न्स को बताया गया है. यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फ़ंड, बाद में जो आप प्रोविज़न्स पढ़ेंगे इसको सिर्फ फ़ंड नाम से डिक्लेयर किया गया है. तो अब हम इसके प्रोविज़न्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. इसके प्रोविज़न हमें बताए गए सेक्शन 125 में. तो सेक्शन 125 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेज सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फ़ंड को एस्टैब्लिश करेगी. अब इस एजुकेशन और प्रोटेक्शन फ़ंड को हम फंड नाम से भी डिनोट कर सकते हैं. अब सेकंड पॉइंट, अब इस फंड में हम क्या क्या ट्रांसफ़र करेंगे ये भी तो देखना है. अब आपको यहाँ पे बच्चे दो चीज़ें याद रखनी है. पहला कि इस फंड में क्या क्या आएगा, क्या क्या इंक्लूड करना है, और दूसरा इस फंड में से आप क्या क्या पेमेंट कर सकते हो. ये दो चीज़ें आपको याद रखनी हैं. आई रिपीट, फर्स्ट पॉइंट, इस फंड में जो कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है, इसमें आप कौन से अमाउंट को इंक्लूड कर सकते हो, और दूसरा आप इस फंड में से किन किन चीज़ों की पेमेंट कर सकते हो, हमने वो ध्यान रखना है. तो सेकंड पॉइंट यही कह रहा है कि इस फंड में आप क्या क्या ट्रांसफ़र करोगे, क्या क्या जमा करोगे, क्रेडिट क्या क्या करोगे. फर्स्ट पॉइंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई अमाउंट दिया है ग्रांट की फॉर्म में, ग्रांट यानी अनुदान, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको कोई ग्रांट दी है, कब दी है, जो कि संसद के द्वारा पास किए गए ऐसे फ़ंड के नियमों से संबंधित है कि इस फंड को कैसे यूज़ किया जाना चाहिए. तो इसका मतलब इस तरह के फ़ंड को यूज़ करने के लिए हमारी संसद ने जो कानून बनाए हैं, उनके बिहाफ पे केंद्र सरकार ने उचित समायोजन करने के बाद अगर कोई ग्रांट दी थी, तो ऐसी ग्रांट को जो कि केंद्र सरकार ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी थी, उसको हम इस फंड में इंक्लूड कर देंगे यानी कि ऐड कर देंगे. सेकंड पॉइंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंपनीज या किसी भी और इंस्टीट्यूशन ने इस तरह के फ़ंड के लिए कोई डोनेशन दिया है, उनको भी हम क्रेडिट करेंगे. तीसरा, आपकी कंपनी का जितना भी अनपेड डिविडेंड था, उस अमाउंट को भी हमने इस फंड में ट्रांसफ़र करना है. चौथा, केंद्र सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के, हमने रेवेन्यू अकाउंट में अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड को ट्रांसफ़र किया था. फोर्थ पॉइंट देखिए बच्चे, अमाउंट इन जनरल रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार के साधारण रेवेन्यू या राजस्व खाते की ऐसी रकम विच हैड बिन ट्रांसफ़र, जो कि ऐसे खाते में ट्रांसफ़र की गई थी, और इस
कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो अमाउंट आपकी अनपेड या अनक्लेम्ड रह गई थी वो केंद्र सरकार के खाते में जाएगी, इसीलिए ये फ़ंड केंद्र सरकार बना रही है तो इसको भी हमें ऐड करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑलरेडी अमाउंट एग्जिस्ट करता है तो हमें उसे भी ऐड करना है। इस तरह के फ़ंड में से हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, उस इन्वेस्टमेंट से हमें कोई इंटरेस्ट मिल रहा है या कोई भी इनकम हो रही है तो उसे भी ऐड करना है। उसके बाद कंपनी ने अगर अलॉटमेंट करनी है सिक्योरिटीज़ की तो उसके लिए एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ होगा, या फिर आपने कोई रिफ़ंड आपका आना है कि नहीं एसेट्स का तो उनको भी हमने इंक्लूड करना है क्योंकि वो अमाउंट कंपनी को रिसीव होगा। तो ऐसा रिसीव होने वाला अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट इस इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में क्रेडिट कर देगी। उसके बाद बैंकिंग कंपनी के सिवा अन्य कंपनियों के पास अगर उस कंपनी के मैच्योर्ड यानी कि परिपक्व डिपॉजिट्स हैं, डिबेंचर्स हैं तो उनको भी इंक्लूड करना है। अगर सिक्योरिटीज़ पर, डिबेंचर्स पर या डिपॉजिट्स पर कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट एक्रू है, यानी कि आपने अर्न तो कर लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो ऐसे इंटरेस्ट को भी हमने ऐड करना है। अगर आपको शेयर्स को बेचने से कुछ अमाउंट रिसीव हुआ है तो वो भी हमने ऐड करना है। आपने कौन सा अमाउंट ऐड करना है? जो आपको 7 ईयर्स के बाद मिला हो, यानी कि आपने अगर शेयर्स को सेल किया है, बोनस शेयर्स इशू किए हैं, मर्जर अमेलगमेशन किया है, तो किसी भी तरह के शेयर्स को इशू करने पर जो अमाउंट मिलेगा उसको ऐड करना है और उसका ड्यूरेशन जो 7 ईयर्स या मोर देन 7 ईयर्स के लिए इशू किए जाएंगे उसी अमाउंट को हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन करनी थी जिनका अमाउंट अनपेड है या अनक्लेम्ड है 7 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तो वो अमाउंट भी जो हमने देना था लेकिन दिया नहीं है अभी तक कंपनी के पास है तो उसको भी इस फंड में ऐड कर दिया जाएगा। बच्चे ये हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि 7 ईयर्स के बाद ये केंद्र सरकार के पास जा चुका है, उसके बाद भी वो शेयर होल्डर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करके एप्लीकेशन दे के अपने अनक्लेम्ड या अनपेड अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, और कोई भी अमाउंट जो कि निर्धारित किया गया हो, जो कि केंद्र सरकार ने इस फंड के रिगार्डिंग कुछ भी अगर मेंशन किया है तो वो सब भी हमें ऐड करने होंगे। उसके बाद आपने ये जो अभी ऊपर अमाउंट पड़े हैं ये इस फंड में तभी ट्रांसफ़र किए जाएंगे जब 7 ईयर्स तक कोई अमाउंट अनपेड या अनक्लेम्ड है। थर्ड पॉइंट, अब इस फंड को यूज़ कैसे करना है? अभी तो हमने इसमें पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, अब हम क्या क्या यूज़ करेंगे? अगर हमने डिविडेंड जो पे नहीं किया था या क्लेम नहीं हुआ, अब अगर कोई क्लेम करता है तो हम वो पे कर देंगे। कोई डिपॉजिट्स थे मैच्योर हो गए थे उसका रिफ़ंड करना है, पहले नहीं किया था अब करेंगे। डिबेंचर्स की पेमेंट करेंगे। कोई एप्लीकेशन मनी ड्यू था रिफ़ंड के लिए, हमने किसी का वापस करना था, उनका इंटरेस्ट देना था, तो भी हम इस फंड में से दे देंगे। सेकेंड पॉइंट है बच्चे, इन्वेस्टर्स की एजुकेशन के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए भी हम इस फंड में से अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिस्चार्ज अमाउंट, यानी कि ये अमाउंट होता है बेटा जब लीगली आप किसी अमाउंट को एक बार तो अपने पास रख लेते हो लेकिन बाद में कानून के द्वारा उसको पे किया जा सकता है, तो ऐसे अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस में? एलिजिबल और आइडेंटिफाइएबल एप्लीकेंट्स में, यानी कि जो भी आपके आवेदक या तो रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, या फिर जिनकी आप कंपनी के शेयर होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स या डिपॉजिटर्स के फॉर्म में पहचान कर सकते हो, जिन्हें कंपनी के किसी कार्य द्वारा, किसी एक्शन द्वारा अगर कोई लॉस हो गया था, कोई हानि हो गई थी, अब वो व्यक्ति उस अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं और कंपनी को ऐसा अमाउंट वापस करना होगा। उसके बाद अगर आपने कोई भी कानूनी खर्चे किए हैं, किससे संबंधित? अगर आपने मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स या फिर डिपॉजिटर्स,
ठीक है। इनके द्वारा यानी कि मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स या डिपॉजिटर्स ने अगर कोई भी खर्चे किए हैं, किस लिए, कंपनी के साथ केस को फाइट करने में अगर कोई भी एक्सपेंसेस हुए हैं, और ऐसे एक्सपेंसेस को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी उसको अपनी कंसेंट दे देती है, तो ऐसे खर्चे भी इस फंड में से पे किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे खर्चे जो इंसिडेंटल हो जाते हैं, अचानक से हो जाते हैं, लेकिन कोई अदर उनका पर्पज़ होता है, अन्य रीज़न होता है, वो क्या है, इसके लिए भी नियम बनाए गए हैं। जिन व्यक्तियों का अमाउंट 7 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है, यानी कि 7 ईयर्स तक या तो क्लेम नहीं हुआ या पे नहीं किया कंपनी ने, तो इन व्यक्तियों का अमाउंट हमने इस फंड में ट्रांसफ़र किया है। तो ऐसे सभी व्यक्ति जिनका अमाउंट हमने ट्रांसफ़र किया है, इस सेक्शन में बनाए गए रूल्स या नियमों के अनुसार हम उनको उनका पैसा वापस कर सकते हैं। आगे है एक्सप्लेनेशन, यानी कि इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। ये स्पष्टीकरण कहता है कि ये पर्टिकुलर अमाउंट कौन सा है, वापस कौन सा अमाउंट करना है। भाई जो अमाउंट आपने देना था डिविडेंड के फॉर्म में नहीं दिया, तो आपकी तो ड्यूटी बनती है ना पे करना। इस केस में कंपनी ने ये अमाउंट वापस करना था, 7 साल तक नहीं दिया, तो 7 ईयर्स के बाद वो एक स्पेसिफिक फ़ंड में ट्रांसफ़र हो गया और उसके बाद कंपनी को वापस करना होगा। इसीलिए इसके एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है द डिस्गॉर्ज्ड अमाउंट रेफर्स टू द अमाउंट, ये वो अमाउंट है थ्रू डिस्गॉर्जमेंट और डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी कि जो किसी सिक्योरिटीज़ को वापस करने या फिर उनको सेल करने से आपको रिसीव होता है। अब कंपनी को कानूनी तरीके से ये अमाउंट वापस करना होता है, इसलिए इसको हम वापस करने योग्य रकम या डिस्गॉर्ज्ड अमाउंट के नाम से जानते हैं। 4th पॉइंट देखिए, आपने ऊपर जितने भी प्रोविज़न पढ़े, कोई भी पर्सन ऐसे अमाउंट को लेने के लिए स्पेसिफिक अथॉरिटी को अप्लाई कर सकता है। अब वो अथॉरिटी कैसी होगी वो नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक सूचना, अधिसूचना, नोटिफिकेशन जारी करके एक अथॉरिटी का निर्धारण करेगी, उसका गठन करेगी, जिसमें आपके पास कुछ मेंबर्स होंगे। वो मेंबर्स कौन से होंगे, एक चेयरपर्सन यानी कि एक अध्यक्ष बनाया जाएगा, कुछ अन्य मेंबर्स होंगे जो कि 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते, एक CEO होगा। इन सभी व्यक्तियों को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। 6th पॉइंट, अब ये अथॉरिटी क्या करेगी, ये अथॉरिटी इस फंड का प्रशासन करेगी। अब इसके प्रशासन के लिए हमने चेयरमैन को अपॉइंट किया है, मेंबर, CEO, इन सब को अपॉइंट किया है। तो इन सब के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। वो रूल्स रेगुलेशंस जो कि केंद्र सरकार डिसाइड करेगी, उसी के अकॉर्डिंगली ये सभी व्यक्ति काम करेंगे। 7th पॉइंट देखिए, इन व्यक्तियों को काम करने के लिए जितने भी एम्प्लॉयज़ चाहिए, ऑफिसर्स चाहिए या कोई ऑफिस चाहिए, तो ये सब भी सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी नीड के अकॉर्डिंग इन्हें प्रोवाइड कर देगी। 8th पॉइंट देखिए, ये जो अथॉरिटी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट की है, ये क्या करेगी, इस फंड को पूरी तरह से इसको प्रशासित करेगी, एडमिनिस्टर करेगी, अलग अलग अकाउंट्स बनाएगी हर चीज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद जब ये अकाउंट बनाएगी और प्रॉपर रिकॉर्ड रखे जाएंगे, जिसमें आप किससे परामर्श लोगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम भारत का मुख्य पर्सन मानते हैं, जो हमारी कंपनी के सारे अफेयर्स को चेकआउट करता है, दैट इज़ नियंत्रक, कंट्रोलर यानी नियंत्रक, एंड ऑडिटर जनरल यानी कि महालेखा परीक्षक। इससे परामर्श करके सारे रिकॉर्ड्स को रखा जाएगा और फंड से रिलेटेड अलग अलग अकाउंट्स भी बनाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये अथॉरिटी जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, ये अथॉरिटी क्या करेगी, जितने भी काम करने हैं, इन कामों को करने के लिए अगर कोई एक्सपेंसेस होते हैं, तो इस अथॉरिटी के पास, इस प्राधिकरण के पास अधिकार है कि इस फंड में से अमाउंट को वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये जो फंड के अकाउंट्स बनाएंगे, इनको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया चेक करेगा। एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद इनको चेक किया जाएगा, ऑडिट किया जाएगा।
इसमें ऑडिट की रिपोर्ट भी लगाई जाएगी। और जब इस पर्टिकुलर अथॉरिटी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर दिए हैं इस फंड के लिए, तो ये अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को वो फाइनल रिपोर्ट वार्षिक रूप से यानी एनुअली उनको फॉरवर्ड कर देगी। किसको? केंद्र सरकार को। 11वां पॉइंट देखिए, जो भी फॉर्म बनाए जाएंगे फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड, ठीक है, इन सबको स्पेसिफिक फॉर्मेट में बनाया जाएगा, इस तरह के फॉर्म में और उस टाइम पे बनाया जाएगा जो कि केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है। अब आपने जो कुछ भी रिपोर्ट्स बनाई हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ये अथॉरिटी बनाई है और इंडिया के जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की है, एनुअल रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट, इसको फिर पार्लियामेंट में केंद्र सरकार रखेगी ताकि उस कंपनी से रिलेटेड, उसके इन्वेस्टर से रिलेटेड सारे प्रोविज़न्स को अच्छे से स्टडी किया जा सके। बच्चे आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है राइट टू डिविडेंड, यानी कि लाभांश लेने का अधिकार, राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स। अब किस किस का अधिकार? राइट शेयर्स का, बोनस शेयर्स का और डिविडेंड लेने का। टू बी हेल्ड इन अबेयंस, यानी कि आपने उनको अभी होल्ड पे किया हुआ है। किस वजह से? ड्यू टू इन अबेयंस, किस वजह से? पेंडिंग रजिस्ट्रेशन, आपका कोई रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है शेयर्स का। इट मीन्स कंपनी के किसी व्यक्ति ने, किसी शेयर होल्डर्स ने, किसी पर्टिकुलर पर्सन ने जिसके पास शेयर्स थे उसने अपने शेयर्स किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दिए, तो ट्रांसफ़र वाला केस आ गया। लेकिन अभी तक ट्रांसफ़र के नाम पे ये शेयर्स रजिस्टर नहीं हुए, तो उसके ड्यू होने की वजह से लाभांश, राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स से संबंधित लाभांश का अधिकार या कोई भी ऐसा राइट जो अभी ड्यू है उससे रिलेटेड सेक्शन 126 बनाया गया है। इसमें लिखा गया है कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इसमें ये प्रावधान दिया गया है कि आपने शेयर्स अगर ट्रांसफ़र करने हैं और ऐसे ट्रांसफ़र के रजिस्ट्रेशन के लिए अगर कंपनी को कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट किया गया है जिसके बेसिस पे आप प्रूव कर सकते हो कि कंपनी के शेयर्स का ट्रांसफ़र हुआ है लेकिन वो ट्रांसफ़र रजिस्टर्ड नहीं हुआ, ठीक है, तो इस प्रोविज़न में क्या क्या बताया गया है कि अगर भले ही आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो भी कुछ नियम अप्लाई होंगे। वो नियम कैसे अप्लाई होंगे? वो वैसे ही अप्लाई होंगे, सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन ही तो नहीं हुआ ना ट्रांसफ़र का, हो सकता है कोई डिले हो गया हो, तो इसके लिए भी डिविडेंड से रिलेटेड वो सभी प्रोविज़न्स फॉलो होंगे जो कि नॉर्मल शेयर्स पे हमने फॉलो किए थे। अब इनको हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर द डिविडेंड इन रिलेशन टू सच शेयर्स, यानी कि जो अंश ट्रांसफ़र हो गए हैं लेकिन जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो इनसे रिलेटेड जो डिविडेंड है कोई कंपनी तब तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, ठीक है, कोई कंपनी तब तक उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकती जब तक ट्रांसफरी ने ऐसे शेयर्स के भुगतान करने के लिए ट्रांसफ़र डीड में किसी व्यक्ति को राइटिंग में ऑथोराइज नहीं किया। आई रिपीट, सेक्शन 126 इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करता है। इसमें सेक्शन 123 एंड 124 फॉलो होगा। 124 कहता है ट्रांसफ़र द डिविडेंड इन रिलेशन, यानी कि ऐसे अंशों से जो रजिस्टर्ड नहीं हुए जिनका ट्रांसफ़र, इनके डिविडेंड को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। किस में? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। तब ट्रांसफ़र करो अनलेस, जब तक कंपनी को अधिकार नहीं दिया गया, उस व्यक्ति ने लिख के अधिकार नहीं दिया, ठीक है। अगर वह व्यक्ति लिखकर कंपनी को कह देता है कि ठीक है आप या तो इस व्यक्ति को दे दो या फिर आप रख लो, मैं बाद में रजिस्ट्रेशन होते ही क्लेम कर लूँगा, तो ही कंपनी ऐसे शेयर्स के डिविडेंड को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकती है। ये कहता है सेक्शन 124। सेकेंड पॉइंट है, इस तरह के शेयर्स के ऊपर जो राइट शेयर्स हैं इनसे संबंधित जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं कंपनी के पास, कंपनी इससे संबंधित क्या कर सकती है? फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स को भी इशू कर सकती है। आई रिपीट, इन शेयर्स के ऊपर आपने जो कुछ भी पे करना था तो कंपनी इनको ऑफ़र कर सकती है राइट शेयर्स के लिए,
जो भी हमने ऊपर फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया, साथ में कंपनी इसके साथ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स भी इशू कर सकती है। सेक्शन 62 और 123 इसको डिफ़ाइन करता है। बच्चे अगर आप सारे सेक्शंस लर्न नहीं कर सकते हो तो आपको ब्रीफ में कुछ सेक्शंस को ज़रूर लर्न करना होगा। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा टॉपिक था इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।